इस फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम लोग जॉन विक को देख पाते हैं, जो बहुत ज्यादा घायल होता है और अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए एक अनजान से सुनसान जगह पर आकर रुकता है। आगे वह जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी से निकलता है और फिर अपने फोन में एक वीडियो को देखने लगता है, जिसके बाद हम व्यूअर्स को पता चलता है ये भाई साहब अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उसी की वीडियो ये अपने फोन में देख रहे हैं। यहाँ पर जॉन विक अपने वीडियोस को देख रहा होता है कि तभी वह बेहोश हो जाता है और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हम लोग देख पाते हैं कि जॉन की बीवी की मृत्यु कुछ इंटरनल डिजीज के वजह से हो गई है और वह अपनी बीवी के फ्यूनरल में मौजूद है। यहाँ पर वह जैसे तैसे करके इस फ्यूनरल को अटेंड करता है यानी खत्म करता है, जिसके दौरान इसकी मुलाकात इसके एक पुराने फ्रेंड मार्कस से होती है। यहाँ पर मार्कस इसे थोड़ा बहुत संभालता है और इससे कुछ देर तक बातें करता है और फिर ये दोनों अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जॉन विक अपने घर में अकेला बैठकर अपनी बीवी के बारे में सोच रहा होता है कि तभी दरवाजे की घंटी बज उठती है। जब जॉन विक बाहर जाकर देखता है तो इसकी मुलाकात एक लेडी से होती है, जो इसे एक पार्सल और एक लेटर देती है। आगे जब जॉन विक इस लेटर को खोलकर और इस पार्सल को देखता है तो इसे पता चलता है कि इस पार्सल को उसकी बीवी ने भेजा है और इस पार्सल के अंदर एक प्यारा सा कुत्ता है। फिल्म की बैक ऑफ द स्टोरी ये थी फ्रेंड्स कि जब जॉन विक की बीवी को ये पता चला था कि वो मरने वाली है, तब उसने एक पार्सल जॉन विक के नाम का बुक किया था ताकि जॉन विक को जीने का मोटिव मिलता रहे और वह इस कुत्ते के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करे और खुद को खुश रख सके। क्योंकि ये गिफ्ट जॉन की बीवी के द्वारा जॉन को आखिरी गिफ्ट था, इसीलिए जॉन यहाँ पर इस कुत्ते यानी इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है और इसके साथ आगे की लाइफ गुजारना शुरू करता है। धीरे धीरे जॉन और उसके कुत्ते डैसी में काफी अच्छी बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाती है और ये दोनों कुछ इस तरह से रहने लगते हैं। एक बार की बात होती है, जॉन अपने कुत्ते डैसी को लेकर अपनी मस्टैंग कार के साथ बाहर निकलता है कि इसे रास्ते में एक फ्यूल स्टेशन दिखाई पड़ता है, जिसके बाद वह फ्यूल स्टेशन के पास जाकर अपनी गाड़ी में फ्यूल डालना शुरू करता है कि तभी इसे दूर से आती हुई एक कार दिखाई पड़ती है, जिसमें कुछ बंदे होते हैं और जो बहुत ही लाउड म्यूजिक सुन रहे होते हैं। आगे ये कार फ्यूल स्टेशन पर आकर रुकती है। आगे उस कार में से एक लड़का निकलकर जॉन के पास आकर कहता है, गाड़ी अच्छी है, कितने में दोगे? जिस पर जॉन मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू, पर मुझे ये गाड़ी नहीं बेचनी है। जिसके बाद ये लड़का बहुत ज्यादा एटीट्यूड से रशियन लैंग्वेज में जॉन विक को कहता है, हर कुतिया की कीमत होती है। यहाँ पर इस लड़के को ये लग रहा होता है कि जॉन विक को रशियन नहीं आती होगी, पर यहाँ की कहानी ही कुछ और होती है। जॉन विक इसके ही एटीट्यूड में इसे जवाब देता है, इसकी कोई कीमत नहीं है और तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। जॉन विक के द्वारा इस लड़के को ऐसा कहा जाना इसे अच्छा नहीं लगता और वह इस पर हमला करने की सोचता है कि ऐन मौके पर इसका दोस्त इसके पास आ जाता है और जॉन विक को सॉरी बोलता हुआ इस लड़के को अपनी कार में ले जाकर बैठा देता है। इस इंसिडेंट के बाद जॉन विक अपने घर पर आ जाता है और अपनी डैसी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करता हुआ सोने चला जाता है। अब आधी रात हो गई होती है फ्रेंड्स और डैसी को ऐसा लगता है कि कोई इसके घर में घुस गया है, इसीलिए वह आवाज करने लगता है। डैसी को ऐसा करते देख जॉन विक उठता है और घर में तलाशी लेना शुरू करता है कि ऐन मौके पर इसके सिर पर कोई हमला कर देता है, जिससे जॉन विक जमीन पर गिर जाता है। आगे हम व्यूअर्स समेत जॉन विक को पता चलता है ये सारे बंदे वही हैं जो इससे सुबह फ्यूल स्टेशन पर मिले थे। यहाँ सारे बंदे मिलकर जॉन विक पर हमला करते हैं और इसे बहुत ज्यादा पीटते हुए इसकी गाड़ी की चाबी को इसके घर में तलाशने लगते हैं और बहुत ज्यादा उत्पात मचाने लगते हैं। इन सारे लोगों के द्वारा ऐसा कुछ करते देख डैसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह शोर मचाते हुए इन पर हमला करने की कोशिश करती है, जिस क्रम में ये सारे लोग डैसी पर हमला करके उसे मार देते हैं और फिर जॉन विक को बेहोश करके इसकी गाड़ी की चाबी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। जब जॉन विक की आंखें खुलती है तो इसके सामने डैसी की लाश पड़ी हुई होती है, जिसे देखकर जॉन विक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह जैसे तैसे करके खुद को संभालता है, अपने घर की सफाई करता है और डैसी की लाश को दफनाकर अपने दोस्त ऑरेलियो के पास पहुंचता है। जहां तक बात की जाए फ्रेंड्स ऑरेलियो की, तो ऑरेलियो जॉन विक का फ्रेंड होने के साथ साथ एक गैराज का मालिक था, जो गैर कानूनी रूप से चुराए हुए कार के विन नंबर, नंबर प्लेट या फिर उसके डॉक्यूमेंट को सही किया करता था। आगे ऑरेलियो की बातों से जॉन विक को पता चलता है कि लूसिफ अपने दोस्तों के साथ जॉन विक की गाड़ी को लेकर यहाँ पर कुछ देर पहले आया था
ऑरेलियो के इतना कहते ही हमारी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम लोग देख पाते हैं कि ऑरेलियो के सामने लूसिफ खड़ा है अपने दोस्तों के साथ। चूंकि ऑरेलियो और जॉन विक दोस्त होते हैं, इसीलिए जॉन विक की गाड़ी को देखकर ऑरेलियो पहचान जाता है और वह लूसिफ से पूछता है, तुमने ये गाड़ी जिससे चुराई है उसके साथ तुमने क्या किया? जिस पर लूसिफ मुस्कुराते हुए अपने आप को शेरखां समझते हुए कहता है, मैंने उसके कुत्ते को मार डाला और साथ ही साथ उसकी अच्छी खासी मरम्मत भी की है। लूसिफ के इतना कहते ही ऑरेलियो को गुस्सा आता है और वह लूसिफ को एक पंच दे मारता है, जिस पर गुस्साते हुए लूसिफ कहता है, साले बुड्ढे, तुम मेरे बाप के लिए काम करते हो और तुम मुझ पर यहाँ चला रहे हो। इतना कहने के बाद लूसिफ अपने दोस्तों के साथ चिल्लाते हुए यहाँ से चला जाता है। जब ऑरेलियो के द्वारा लूसिफ को मारने वाली घटना वीगो को पता चलती है, तब वह ऑरेलियो के पास फोन करता है, जिस पर ऑरेलियो कहता है, सर आपके बेटे ने जॉन विक को पीटा है और उसके कुत्ते को भी मार डाला है। इस बात को सुनने के बाद वीगो एकदम से सुन पड़ जाता है और हम व्यूअर्स को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इसकी फटके 4 से 64 हो गई है और ये भाई साहब जॉन विक से बहुत ज्यादा डरते हैं। आगे वीगो अपने बेटे को सामने बुलाकर कहता है, तुम जानते हो तुमने क्या किया है? जिस पर लूसिफ कहता है, मैंने तो बस एक गाड़ी चुराई है और एक बंदे को पीटा है। बेटा, इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुमने एक गाड़ी चुराई है, इस बात से फर्क पड़ता है कि तुमने किसकी गाड़ी चुराई है और तुमने किसे पीटा है। बेटा, तुम जॉन विक को पीट कर आ रहे हो और उसके कुत्ते को मार कर आ रहे हो। जानते हो जॉन विक कौन है? जॉन विक एक ऐसा इंसान है जिसने कुछ दिन पहले या फिर कुछ साल पहले सिर्फ एक पेंसिल से 3 इंसान को मारा था, सिर्फ एक पेंसिल से। जॉन विक पहले मेरे लिए ही काम करता था, लेकिन एक बार की बात यह हुई कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया और उसने मुझसे कहा कि मैं काम छोड़ना चाहता हूँ। चूंकि वो एक अच्छा एसेसन था, इसलिए मैं उसे जाने देना नहीं चाहता था और उसे मैंने एक इम्पॉसिबल सा टास्क करने को दिया। जॉन विक इतना समर्पित इंसान है कि उसने मेरे द्वारा दिए गए काम को बस चुटकियों में कर दिया। और आज जिस बुनियाद पर हम लोग खड़े हैं ना बेटा, जिसपे तुम रंगरलियां मनाते चल रहे हो, लोगों को मार रहे हो और सारे पुलिस वाले तुमसे डर रहे हैं, उसकी बुनियाद जॉन विक ने ही रखी थी उस दिन वो इम्पॉसिबल सा टास्क करके। बेटा, तुमने जॉन विक की दुखती हुई रग को छुआ है, उसकी बीवी द्वारा लास्ट दिए गए गिफ्ट यानी उस कुत्ते को मारकर और फिर जॉन विक को घायल करके। जॉन विक तुम्हें मारने जरूर आएगा और जब वो तुम्हें मारने आएगा ना, तो मेरी भी औकात नहीं है कि मैं उसे रोक पाऊं। इसी क्रम में जॉन विक अपने बेसमेंट में पहुंचता है और अपने बेसमेंट के फर्श को हथौड़े से मार मार कर तोड़ने लगता है, जिसके कुछ क्षण बाद हमें पता चलता है कि बेसमेंट में जॉन विक ने एक बहुत बड़े बॉक्स को छुपा रखा था, जिसके अंदर बहुत सारी गन्स और बहुत सारे गोल्ड कॉइन है। जॉन विक अपने गन्स और गोल्ड कॉइन को देख रहा होता है कि तभी इसके बेसमेंट की फोन बज उठती है। जब जॉन विक फोन को उठाता है तो इसे पता चलता है फोन की दूसरी तरफ वीगो है, जो इससे कहता है, क्यों ना हम इन सारी चीजों को लड़ाई झगड़े से सुलझाने के अलावा एक सब इंसान की तरह सॉल्व करें। इस बात को सुनने के बाद जॉन विक कुछ भी नहीं बोलता और फोन को सीधे डिस्कनेक्ट कर देता है। अब आधी रात हो चुकी होती है फ्रेंड्स, और जॉन को ऐसा लगता है कि इसके घर में बहुत सारे इंसान घुस आए हैं। जब जॉन आगे की तहकीकात करता है तो इसे पता चलता है इसके घर में कई 12 इंसान घुस आए। यहाँ पर जॉन जैसे तैसे करके अपने हाथ हथौड़े और अपनी गन्स को यूज करके इन सारे 12 लोगों को मार देता है और फिर अपने बेसमेंट में पड़ी हुई फोन से 12 लोगों की डिनर रिजर्वेशन करवाता है। फ्रेंड्स, डिनर रिजर्वेशन क्राइम वर्ल्ड की डिस्पोजल सर्विस होती है। जब भी कोई किलर या फिर कोई एसेसन लोगों को मारा करता है, तब वो डिनर रिजर्वेशन करवाता है, जिसके बाद कुछ बंदे आते हैं और मरे हुए लोगों की लाश या फिर उसके कुछ सबूत या फिर उसकी चीजों को ले जाकर कहीं डिस्पोज कर देते हैं। खैर, हम लोग वापस आते हैं कहानी की ओर। जॉन विक के द्वारा डिनर रिजर्वेशन करने के बाद इसके घर में कुछ बंदे आते हैं, जिन्हें जॉन विक 12 कॉइन देता है, जिसके बाद ये सारे लोग मरे हुए लोगों की लाश को ले जाकर डिस्पोज कर देते हैं। इसी क्रम में हम लोग वीगो को देख पाते हैं, जो जॉन विक के दोस्त मार्कस के पास पहुंचता है और $2 मिलियन ऑफर करते हुए जॉन विक को मारने की सुपारी देता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट देता है। शुरू में मार्कस रेडी नहीं होता है, पर $2 मिलियन की लंबी कीमत के बाद उसका मन ललचने लगता है और वह इस सुपारी यानी कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए राजी हो जाता है। इसी क्रम में हम लोग जॉन विक को देख पाते, जो नहा धोकर अपने बालों में तेल और जेल लगाकर होटल कॉन्टिनेंटल न्यूट्रल ग्राउंड पहुंचते हैं। यह ऐसी होटल होती है फ्रेंड्स, जहां पर सारे हिटमैन, एसेसन या फिर किलर स्टे किया करते थे। इस होटल का मेन रूल ये होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर कोई भी हिटमैन या एसेसन यहाँ पर मारधार या फिर बंदूक का यूज नहीं कर सकता है। अगर कोई भी किलर यहाँ के रूल को ब्रेक करता है तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वेल गाइस, ये कीमत क्या है आपको फिल्म की कहानी के साथ अपने आप पता चल जाएगा। खैर,
जॉन विक रिसेप्शन पर पहुंचता है और यहाँ पर भी वह एक गोल्ड कॉइन को जमा करता है। आगे इसकी मुलाकात पर्किंस नाम की एक लड़की से होती है, जिससे वह कुछ देर तक बात करता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। खुद को फ्रेश करने के बाद जॉन विक होटल कॉन्टिनेंटल के बार में पहुंचता है, जहां इसकी मुलाकात इसके पुराने फ्रेंड विंस्टन से होती है, जो यहाँ का मैनेजिंग हिट होता है। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद इसे पता चलता है कि लूसिफ रेड सर्कल नाम के एक क्लब में होगा। इस बात का पता चलने के बाद जॉन विक तुरंत ही रेड सर्कल क्लब के लिए निकल पड़ता है। क्लब के बाहर पहुंचने के बाद जॉन विक नोटिस करता है कि वीगो के आदमी क्लब के अंदर या फिर बाहर मौजूद हैं, जो जॉन विक का इंतजार कर रहे हैं। आगे जॉन विक की नजर विक्टर पर पड़ती है, जो लूसेफ का दोस्त होता है और जिसे आपने कुछ देर पहले फ्यूल स्टेशन पर देखा था। जॉन विक वीगो के आदमियों से खुद को बचाता हुआ विक्टर का पीछा करता है और क्लब के अंदर दाखिल होता है। क्लब में जॉन विक विक्टर के पास पहुंचकर इसे बहुत ज्यादा थूरता पीटता है और लूसेफ की लोकेशन पूछता है। शुरू में विक्टर लूसेफ की लोकेशन नहीं बताता, जिस पर जॉन विक इसे और भी ज्यादा पीटता है और आखिरकार इससे इंफॉर्मेशन निकलवा लेता है कि लूसेफ नीचे बाथ हाउस में इसे मिलेगा। इस बात का पता चलते ही जॉन विक इसे मार देता है और फिर इसका फोन अपने पास रखते हुए बाथ हाउस की तरफ बढ़ने लगता है। आगे इसे बहुत सारे वीगो के आदमी दिखाई पड़ते हैं, जो इस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जॉन विक अपना दिमाग लगाते हुए इन सारे लहसन निकाल देता है और फिर इन्हें पीटते हुए आगे बढ़ने लगता है। जब लूसेफ को जॉन विक के यहाँ होने की बात पता चलती है, तब वह बाथिंग टब से निकलता है और अपने शरीर पर एक तौलिया लपेट कर यहाँ से भागना शुरू करता है कि इसी क्रम में जॉन विक की नजर इस पर पड़ जाती है और जॉन विक इसे मारना शुरू कर देता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वीगो के आदमी मौजूद होते हैं, इसीलिए वीगो का एक आदमी जॉन विक पर हमला कर देता है, जिससे वह घायल हो जाता है और लूसेफ यहाँ से बचकर निकल पड़ता है। जॉन विक जैसे तैसे करके खुद को संभालता हुआ होटल कॉन्टिनेंटल न्यूट्रल ग्राउंड पहुंचता है और अपना इलाज करवाने के बाद अपने बेड पर जाकर सो जाता है। इसी क्रम में हम लोग मार्कस को देख पाते हैं, जो पास के बिल्डिंग में मौजूद होता है और इस पर निशाना साधकर इसे बस मारने वाला होता है कि इसके कमरे में कुछ हलचल होना शुरू हो जाती है, जिससे मार्कस का निशाना चूक जाता है। आगे हमारी नजर पर्किंस पर पड़ती है, जो जॉन विक के कमरे में आ गई होती है और जिसे आपने कुछ देर पहले जॉन विक के साथ बात करते हुए रिसेप्शन पर देखा था। पर्किंस वीगो के लिए काम करती थी। चूंकि इस होटल में मारकाट करना मना था, इसीलिए वीगो ने इसे होटल के रूल को ब्रेक करने के लिए $4 मिलियन दिए थे। यहाँ पर पर्किंस जॉन विक पर हमला करके इसे मारने की कोशिश करती है, पर जॉन विक अपना होशियार बंदा होता है। वह पहले जाग जाता है और पर्किंस को जैसे तैसे करके अपने कब्जे में लेता है और फिर इससे लूसेफ के बारे में पूछता है, जिस पर पर्किंस कहती है, मुझे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं है कि तुम्हें वीगो का बेटा लूसेफ कहाँ मिलेगा, पर मुझे ये बात जरूर पता है कि वीगो अपना सारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लिटिल रशियन नाम के एक जगह पर बने हुए चर्च में रखता है। जॉन विक अगले दिन लिटिल रशियन नाम के जगह में बने हुए चर्च में पहुंचता है और फिर यहाँ पर मौजूद सारे वीगो के डॉक्यूमेंट पे आग लगा देता है। जॉन विक बाहर निकलने ही वाला होता है कि सामने से वीगो अपने आदमियों के साथ आ जाता है। वीगो को सामने देखकर जॉन विक बहुत ज्यादा गुस्साता है और इसके सारे आदमियों पर हमला करके इसे मारने की कोशिश करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बहुत बढ़िया फाइट सीन देखने को मिलता है, जो काफी इंटरेस्टिंग है। वीगो के लगभग सारे आदमियों को मारने के बाद जॉन विक अपना निशाना साध कर बस वीगो को मारने वाला होता है कि वीगो का एक आदमी अपनी गाड़ी से जॉन विक को टक्कर मार देता है, जिससे जॉन विक यहीं पर बेहोश हो जाता है। जब जॉन विक की आंखें खुलती है, तब वह एक चेयर पर बंधा हुआ होता है और उसके सामने वीगो होता है। यहाँ पर वीगो कहता है, जो अभी अभी तुमने जलाया ना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था ही साथ कई ऐसी रिकॉर्डिंग या फिर कुछ ऐसी चीजें थी, जिसे दिखाकर मैं बहुत सारे लोगों को डराता था और समय समय पर उनसे मैं पैसे ऐंठा करता था। चलो, जो हुआ सो हुआ, बात बस एक कुत्ते और एक गाड़ी की है ना। चलो इस मैटर को यहीं रफा दफा करते हैं और फिर से नई जिंदगी स्टार्ट करते हैं। तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। सारी बात सुनने के बाद जॉन भी कहता है, बात बस एक कुत्ते और गाड़ी की नहीं है, वो एक लास्ट गिफ्ट था जिसे मेरी प्यारी बीबी ने मुझे दिया था और मैं उस गिफ्ट के साथ अपने सालों की जिंदगी बिताना चाहता था। तुम्हारे बेटे ने मेरे गिफ्ट को मारा है और मैं कभी भी तुम्हारे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जॉन विक को ऐसा कहते देख फिर से वीगो की फटके 4 से 64 हो जाती है और ये बेचारा यहाँ से चला जाता है। वीगो के यहाँ से चले जाने के बाद वीगो का दूसरा आदमी जॉन विक को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। इसी क्रम में हम लोग मार्कस को देख पाते, जो अपने हाथ में पड़े हुए स्नाइपर राइफल से
यहाँ पर मौजूद वीगो के आदमियों पर हमला करके इन्हें मार देता है। यहाँ पर जॉन विक जैसे तैसे करके खुद को छुड़ाता है और फिर भागते हुए वीगो को रोकने की कोशिश करता है और फिर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। गुस्साए हुए जॉन विक को सामने देखकर वीगो की फिर से फट के 4 से 64 हो जाती है और वह गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज तुम मुझे जाने दो। मैंने जितने भी किलर तुम्हें मारने के लिए हायर कर रखे थे, अब कोई भी तुम्हें मारने नहीं जाएगा। मैं उन सारे लोगों को वापस बुला लेता हूँ। तुम्हें लूसेफ का ठिकाना चाहिए ना? वो ब्रुकलिन में एक सेफ हाउस में छुपा हुआ है। जाओ, तुम जो भी उसके साथ करना चाहते हो करो। इस बात का पता चलते ही जॉन विक ब्रुकलिन में मौजूद उस सेफ हाउस के बाहर पहुंचता है, जहां यह नोटिस करता है कि क्लब की तरह यहां पर भी वीगो के आदमी हर जगह मौजूद हैं, जो अपनी जान लूसेफ के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार है। अपने सामने जॉन विक को देखकर वीगो के आदमी इस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जवाब में जॉन विक भी इन सारे लोगों पर हमला करता है और इन्हें मारता, धूड़ता और आग लगाता हुआ अंदर दाखिल होता है। जब लूसेफ की नजर जॉन विक पर पड़ती है, तब वह अपनी गोलियों से इस पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन जल्द ही वो हार मान जाता है और इससे डरता हुआ भागने लगता है। जब दोबारा से जॉन विक की नजर लूसेफ पर पड़ती है, तब वह मुस्कुराता हुआ इसके पास आता है और इस पर गोलियां चलाता हुआ इसे मार देता है। लूसेफ के मर जाने के बाद जॉन विक होटल से चेकआउट करता हुआ अपने प्यारे दोस्त मार्कस के पास पहुंचता है, जहां इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि मार्कस कभी भी जॉन विक को मारना नहीं चाहता था। इनफैक्ट होटल और दूसरी जगह इसने जॉन विक की मदद की थी। यहाँ पर जॉन विक मदद करने के लिए मार्कस को थैंक यू बोलता है। आगे हमारी नजर पर्किंस पर पड़ती है, जो जॉन विक और मार्कस से कुछ दूर पर मौजूद होती है और इन दोनों को साथ में देख लेती है, जिसके बाद वह इन दोनों के साथ में होने वाली घटना को जाकर वीगो से बता देती है। चूंकि मार्कस ने वीगो को धोखा दिया था जॉन विक को न मारकर, इसीलिए वीगो गुस्साता हुआ मार्कस के पास पहुंचता है और इसे बहुत ही बेदर्दी से पीटता हुआ इस पर गोलियां चला देता है और फिर मार्कस को पीटने या फिर इसे ब्रूटली मारने वाली बात को जॉन विक को फोन करके बता देता है। जब जॉन विक को ये बात पता चलती है, तब वह दौड़ता हुआ मार्कस के घर पर पहुंचता है, पर जब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है और मार्कस की जान निकल चुकी होती है, यानी मार्कस मर चुका होता है। चूंकि होटल कॉन्टिनेंटल न्यूट्रल ग्राउंड में मारधार करना या फिर किसी पर हमला करना या फिर यहाँ पर बंदूक पिस्तौल यूज करना मना था, इसीलिए पर्किंस के पास विंस्टन पहुंचता है और इससे कहता है, मिस पर्किंस, आपने होटल के रूल को ब्रेक किया है, सो मैं आपका मेंबरशिप कैंसिल करता हूँ। इतना कहने के बाद वह यहाँ से चला जाता है कि तभी यहाँ पर कुछ डिस्पोजल सर्विस की एंट्री होती है, जो इस पर यानी पर्किंस पर हमला करके इसे मार देते हैं। आगे विंस्टन से जॉन विक को पता चलता है कि वीगो अपने हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहा है। इस बात का पता चलते ही जॉन विक मुस्कुराता हुआ इसके हेलीकॉप्टर का पीछा करता है और फिर इस पर हमला करते हुए इसके हेलीकॉप्टर के सारी चीजों को नष्ट कर देता है, जिस वजह से वीगो को नीचे उतरना पड़ता है। आगे हम लोग जॉन विक और वीगो को आमने सामने देख पाते हैं। शुरू में जॉन विक वीगो पर भारी पड़ता है, लेकिन वीगो अपना दिमाग चलाते हुए बेईमानी करके इसे घायल कर देता है, जिसके बाद जॉन विक खुद को संभालता हुआ उठ खड़ा होता है और फिर से वीगो पर हमला करते हुए इसे मौत के घाट उतार देता है। वीगो के मर जाने के बाद हमारी कहानी फ्लैशबैक से वापस आती है और हम लोग फिर से घायल जॉन विक को देख पाते हैं, जो अपनी गाड़ी के बाहर होता है। ये वही सीन है फ्रेंड्स, जिसे आपने फिल्म के शुरुआत में देखा था। यहाँ पर जॉन विक फिर से उठ खड़ा होता है और जैसे तैसे खुद को संभालता हुआ एक स्टोर में पहुंचता है, जहाँ हमें पता चलता है ये स्टोर पेट स्टोर है, जहाँ पर बहुत सारे कुत्ते मौजूद हैं। यहाँ पर जॉन विक जैसे तैसे करके अपने घाव पर मलहम पट्टी करता हुआ यहाँ मौजूद एक कुत्ते को लेता है और फिर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप मेरे इस एक्सप्लेनेशन को 10 में से कितनी रेटिंग दोगे? आप अपनी रेटिंग कमेंट में जरूर लिखना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करना, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और मुझे आपका सपोर्ट। सो यार, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।